चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे आपके भूगोल का दूसरा पार्ट। और यूनिट का जो है उस यूनिट का में आप लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। कौन सा नाम बच्चों? ये प्राकृतिक संसाधन क्या होता है उसके बारे में समझिए। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी कारक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं मानवकृत संसाधन और एक को बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। मानवकृत संसाधन का अर्थ वैसे संसाधन से है जिस संसाधन का निर्माण उसकी उत्पत्ति मानव के द्वारा किया गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लेते थे? कलम ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, एसी, कूलर, जो भी कुछ है जो आदमी ने बनाया है। लेकिन जब हम लोग प्रकृति की चर्चा करते हैं, जब प्राकृतिक संसाधन की चर्चा करते हैं तो इसका तात्पर्य ऐसे संसाधन से है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, अर्थात प्रकृति से प्राप्त होता है। आम भाषा में जो आपको गॉड गिफ्टेड चीज है, ईश्वर से प्राप्ति है। जैसे ऐसे में किसमें हो सकता है? सूर्य हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह चांद हो सकते हैं, तारे हो सकते हैं, पृथ्वी हो सकता है, वायु हो सकता है, मिट्टी हो सकती है। तो आज प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों टॉपिक, वो है मिट्टी। क्या है? मिट्टी। मिट्टी को इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। आग कौन सा है? आग हम प्राकृतिक संसाधन है क्या? जब लोग चर्चा करते हैं मिट्टी के बारे में, यानी हम लोग के जो टॉपिक है बच्चों वो है भूमि संसाधन। कौन संसाधन? तो लैंड रिसोर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? आमतौर पर आप लोग इतना समझिए कि अगर हमारे पास मिट्टी न होता तो हम लोग धरती पर इतने सुंदर सुंदर फसलों का अनावरण नहीं करते। अर्थात हम लोग गीत सुने हुए हैं कि भारत की ऐसी भूमि है जिसमें लगभग सभी प्रकार की फसलों को क्या करते हैं? उपजा लेते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सभी प्रकार के मौसम एक साथ चलते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ भी भीषण गर्मी है, अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे एरिया में जाएगा तो वहां पे क्या है? ठंडक महसूस हो रही होगी। पश्चिम बंगाल, मेघालय के एरियाज में अभी भारी वर्षा हो रही होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप इतना समझ लीजिए कि कहीं पे वर्षा ऋतु, कहीं पे शीत ऋतु, कहीं पे ग्रीष्म ऋतु एक साथ चल रहा है। यह है भारत विविधताओं का देश। समझ गए? और उस विविधताओं में हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। मिट्टी का अगर हम लोग उत्पत्ति के बारे में चर्चा करें, अर्थात मिट्टी बनता कैसे है, सवाल सबसे पहले आता है कि मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। जब हम मिट्टी के निर्माण के बारे में चलते हैं तो हमें पता चलता है मिट्टी का निर्माण एक दिन का नहीं है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि आज मिट्टी का हम लोग उपयोग किए और फिर कल नया मिट्टी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार कोयले को लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लगता है तैयार होने में, उसी प्रकार मिट्टी को भी कम से कम लाखों, हजारों वर्ष तो लग ही जाता है तैयार होने में। समझ गए? और इस मिट्टी को, लेयर को तैयार करने के लिए समुद्रों का, नदियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी का निर्माण, ठीक है ना, पत्थरों के चट्टानों के आपस में टकराने से नहीं, उनके साथ आए हुए मलबे गाद से, उसके साथ सड़ी गली पत्तियां जब आपस में रहकर लंबे समय तक अभिक्रिया करती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। जब मिट्टी के निर्माण के अगर हम लोग कारक के बारे में चर्चा करेंगे तो मिट्टी निर्माण के बहुत सारे कारक है, जिसमें सबसे पहला आता है उच्चावच या धराकृति। धरा का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी। अलग अलग जगहों की धरा जो है, पृथ्वी जो है वो अलग अलग प्रकार की है। जैसे हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वो कौन सा है बच्चों? ढलानी नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? कुछ ऐसे क्षेत्र है जो तराई वाले क्षेत्र है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जो पठारी क्षेत्र है। तो ये मिट्टी निर्माण में ऊंचावच और ये धराकृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाता है। समझ गए? दूसरा बात, अभी आप लोग सब आदमी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि अभी हम पिटाने वाले थे, कि भाई सर का क्या मूड हुआ कि नहीं पीट रहे हैं। तो हम सीधा सा कहते हैं कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य को अपना, क्या बोल सकते हैं,
नुकसान नहीं दिखाई देता है, वह मनुष्य सबसे बेकार किस्म का आदमी होता है। समझ गया ना? उसमें से आप लोग हैं। आपको अपना नुकसान और फायदा समझ ही नहीं आता है, आप अपने आप को किसी एक स्टैंडेबल तराजू में तौल ही नहीं पा रहे हो, तो आपका निश्चित तौर पर कायाकल्प होने वाला नहीं है। आप बहुत नीचे स्तर के हो, ठीक है ना? अभी आपके सोच को पहले अगर ठीक ठाक हो जाए, तब आदमी को दंडित किया जा सकता है। आप सिर्फ समझते हैं कि बस हाथ बाहर करना है, 2 डंडा खा लेना है, कहानी खत्म। इसीलिए खुश ज्यादा नहीं हुई है, कुछ सोच समझ के हम छोड़ दिए हैं। तो मिट्टी निर्माण में सबसे पहली प्रक्रिया जो आती है उसका क्या नाम है बच्चों? ऊंचा वच या धराकृति। दूसरा है मूल शैल या चट्टान। ये मूल शैल क्या होता है या चट्टान? बच्चों आप लोग जूनियर कक्षा में पढ़े होंगे, चट्टान 3 तरह के होते हैं, याद आ रहा है? चट्टान कितने तरह के? 3 तरह के। एक चट्टान का नाम है अग्नेय चट्टान। कौन चट्टान? दूसरे चट्टान को बोलते हैं अवसादी चट्टान, और तीसरे चट्टान को बोलते हैं रूपांतरी चट्टान। पढ़े होंगे? चट्टान कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरी चट्टान। जब हम लोग अग्नेय चट्टान की चर्चा करते हैं तो ऐसा माना जाता है, ऐसी उसकी उत्पत्ति के कारण ये समझते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फटती है, और ज्वालामुखी जब फटती है तो अपने अंदर से जो लावा निकालती है उसके आसपास क्या है? बहुत सारे कचरे का अंबार हो जाता है। समय आने पूर्व धीरे धीरे वो क्या हो, मिट्टी के रूप में परिणत होने की संभावना होती है। सिर्फ यह संभावना व्यक्त की जाता है क्योंकि वो एक ऐश होता है, जला हुआ राख होता है। लंबे समय प्रतिक्रिया के बाद मिट्टी बनने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो ये बच्चों किस पे हो सकता है? चट्टानों के हिसाब से। तीसरा है बच्चों जलवायु। बच्चों गर्म जगहों पर मिट्टी निर्माण की संभावना कम होती है। ठंडे प्रदेशों में आइस की मात्रा होती है, बर्फ ज्यादा होता है, वहां पे मिट्टी निर्माण होने की संभावना कम है। लेकिन जहां मीडियम रेंज का समय मौसम होता है वहां पे मिट्टी निर्माण होने की ज्यादा संभावना होती है। तो ये जलवायु दिखाता है। उसके बाद है वनस्पति। मैंने आपको कहा कि छोटी छोटी झाड़ियां सड़ गल कर, है ना, मिट्टी निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। तो अगर वनस्पति होगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा बच्चों? काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगला है जैव पदार्थ। जैव पदार्थ का मतलब जीवधारियों के शरीर से कुछ भी जो मटेरियल्स निकलते हैं सो, ठीक है ना। उसके बाद खनिज कण, और सबसे इंपॉर्टेंट समय। आप लोग सुने होइएगा मिट्टी निर्माण में समय का क्या योगदान है। मिट्टी निर्माण होने की प्रक्रिया मैगी जैसा नहीं है कि 2 मिनट में तैयार हो जाएगा और आपके सामने एकदम रेडी हो जाएगा। हालांकि आजकल मैगी भी 2 मिनट में तैयार नहीं होता है, वो सिर्फ प्रचार में अच्छा लगता है, ठीक है ना। और उसको देखकर आप बड़ी प्रतिफलित हो जाते हैं कि आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा। समझ गया ना। समय के बारे में कहा गया है कि समय के पास समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे, ठीक है ना। ये समय कहता है कि मेरे पास समय नहीं है कि तुमको दोबारा समय दे। आप अगर जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा में दोबारा पढ़ने का आपका उम्र, आपका जद्दोजहद, आपकी सोच समय के अनुसार क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने वर्तमान को बहुत मजबूत करने के लिए, अपने वर्तमान को बहुत अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्तमान बहुत अच्छा हो तो आप एकाग्रित होकर के पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मिट्टी के निर्माण में भी किसका योगदान है बच्चों? समय का। और आपके भी भविष्य के निर्माण में किसका योगदान है? समय का। आज समय है, कल ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। हो सकता है कि आज आपके माता पिता पैसा कमा करके दे रहे हों, आने वाले 2, 4, 5 साल बाद ऐसा स्थिति आ जाए कि अब आप ही को कमाना पड़ जाए। कौन जानता है किसकी क्या स्थिति है। समझ में आ रही है? आप ही को 200, 400 और 500 रुपये के लिए दिन भर इस कड़ी धूप में जद्दोजहद करनी चाहिए, करना पड़ेगा। और जब जद्दोजहद 400 रुपये के लिए करना पड़ेगा तब आपको समय आएगा कि समय था तो पढ़ ले। बात समझ में आई? यही बात है। और दूसरा क्या है, अगर इस चीज को समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब लोग मिट्टी के उचावच के विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में पढ़ रहे थे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मिट्टी निर्माण के पहला कारक कौन है? उचावच। दूसरा क्या है? मूल शैल या चट्टान। तीसरा कौन है? जलवायु। चौथा कौन है? वनस्पति। पांचवा कौन है? जैव पदार्थ। छठा कौन है? खनिज। और सातवां कौन था बच्चों? समय, जिसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। मिट्टी के निर्माण में पाड़ी तंत्र बहुत अपना अहम योगदान निभाता है। क्योंकि मिट्टी का विकास जिस प्रकार क्रमिक रूप से हुआ, अलग अलग जगहों पे मिट्टी का अलग अलग प्रकार पाया जाने लगा।
अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड मिट्टी के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है उस 10th स्टैंडर्ड के अनुसार हम लोग जब चर्चा करते हैं बच्चों, तो मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मिट्टी के प्रकार के 10th स्टैंडर्ड के अनुसार, तो मिट्टी जो मुख्यतः होते हैं, मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। आपसे सवाल होगी बच्चों मिट्टी कितने प्रकार के हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो मिट्टी है भैया 6 प्रकार के। पहले मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी का दूसरा नाम बच्चों मृदा भी होता है, मृदा। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो कौन मिट्टी बच्चों? जलोढ़ मिट्टी। दूसरे मिट्टी को हम लोग कहते हैं काली मिट्टी। कौन मिट्टी? कौन सी मिट्टी बच्चों? काली मिट्टी कह सकते हैं या काली मृदा कह सकते हैं। तीसरे को बोलते हैं लाल या पीली, लाल या पीली। और चौथे को बोलते हैं बच्चों लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। और पांचवे को हम लोग बोलते हैं बच्चों मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। और आपका जो छठा है उसको कहते हैं बच्चों पर्वतीय मृदा। सब में मृदा लगा लीजिएगा, कहीं मिट्टी लिख दिया हूं मैं, कहीं पे। अब सबके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं कि मिट्टी के मुख्यतः जब हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो मिट्टी कितने तरह के बच्चों? 6 तरह के। मिट्टी के जब ये 6 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तब हमें ये पता चला कि मिट्टी के जो मुख्यतः जो प्रकार है उसमें सबसे पहला प्रकार है कौन सा बच्चों? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कैसी मृदा होती है उसके बारे में समझिए। एक नदी है, 3 नदियों का संगम, जिसको ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु का क्या बोल सकते हैं? दियारा क्षेत्र कह सकते हैं, जहां पे तीनों नदियां संगम करती है, मिलती है। और मिलने के बाद अपने अवसाद के रूप में, अपने कचरे के रूप में आसपास क्या करती है? फैलाती है। किसको? गंदगी को, कचरे को आसपास में दुआब के रूप में क्या करती? फैलाती। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए कचरे से होता है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जलोढ़ मृदा जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा में हम लोग फसल को जब लगाते हैं, जैसे आमतौर पर जितने सारे किसान हैं वो मनाते हैं कि बाढ़ आ जाए, क्योंकि बाढ़ आ जाने से फसल उपज बहुत अच्छा होता है। अगर बाढ़ आ जाती है तो फसल बहुत अच्छा हो जाता है। जो सब्जी वगैरह की खेती जो करने वाले होते हैं उनकी फसलों में, खेतों में एक तरह का जान आ जाता है, और वो जान क्या है? जलोढ़ मृदा है। समझ गया ना? क्योंकि जलोढ़ मृदा क्या करता है? बहा करके लाया जाता है। राजस्थान और गुजरात में इसका ज्यादा आपको प्रसार मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जलोढ़ मृदा होता है वो 2 भाग के होते हैं, एक पुराना जलोढ़ मृदा, एक नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा जो होता है वह एकदम पतला होता है और मिट्टी के लेयर के ऊपर भरा होता है। समझ गया ना? नवीन जलोढ़ मृदा का अर्थ होता है नए नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टियों से संबंधित होता है। बात समझ में आ गई? मैं आपको बता दूं पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी से मिलकर भी डेल्टा का निर्माण होता है। आप लोग ऐसे समझ लो, ये जलोढ़ मृदा जो होता है वह पोटास, फास्फोरस और चूना की तत्व की प्रधान होती है। इसमें क्या होता है बच्चों? जलोढ़ मृदा में क्या क्या होता है? तो चूना होता है, अर्थात कैल्शियम, चूना, पोटास और फास्फोरस की मात्रा भरपूर होती है, जिसके कारण इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं फसल के रूप में बच्चों? इसमें लगा सकते हैं मक्का। क्या लगा सकते हैं? तो जलोढ़ मृदा किसके लिए उपयुक्त है? तो बच्चों मक्का के लिए, चावल के लिए और दलहन के लिए, ठीक है ना, यानी दाल, उसके लिए मिट्टी क्या है? बहुत ही उपयुक्त है और इसमें आप फसल लगा सकते हैं। समझ में आ गई? ये मिट्टी का किस क्षेत्र में ज्यादातर है बच्चों? राजस्थान के, और दूसरे क्यों से? राज्य में, गुजरात के का क्षेत्र में। दूसरे मृदा का नाम है, क्या नाम है बच्चों? काली मृदा। सबसे पहला नाम इसकी काली है, और सवाल पूछेगा कि इसका रंग काला क्यों हुआ, है ना बच्चों? काली है तो काली मृदा क्यों इसका नाम पड़ा?
तो बच्चों इसके अंदर पाया जाता है एल्युमिनियम। क्या पाया जाता है, याद सुनिएगा। काली मृदा का नाम काली क्यों है, तो इसके अंदर एल्युमिनियम पाया जाता है और लौह पदार्थ पाया जाता है। लौह पदार्थ यानी लोहे की मात्रा और एल्युमिनियम की मात्रा की प्रदर्शित उपस्थिति होने के कारण काली मृदा को काली मृदा के नाम से जानते हैं। डाउट क्लियर है। काली मृदा जो है वो मिट्टी में ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर नमी को सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, अर्थात वह क्या करता है, बॉडी के अंदर, वो अपने अंदर ना पानी को बहुत अच्छे से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यह महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पाया जाता है बच्चों, और यह मिट्टी जो है वह कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कितना बार एग्जाम में पूछा है काली मिट्टी या काली मृदा किसके लिए उपयुक्त है, जवाब में देते हैं कपास के लिए। किसके लिए बच्चों, कपास के लिए कौन सा मिट्टी उपलब्ध है, तो काली मिट्टी। यह किस किस राज्य में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है बच्चों, और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्राप्त होती है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, भारत एक ऐसा देश है जिस देश में पतले रेशे वाले कपास उगाए जाते हैं। इस पतले रेशे वाले कपास का भारत निर्यात कर देता है, बेच देता है, और अमेरिका से बड़े रेशे वाले कपास खरीद करके लाता है, जिससे कपड़े के तांते तैयार किए जाते हैं। समझ में आई। इसमें क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है बच्चों, इसमें प्याज भी उगा सकते हैं, गेहूं भी उगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा किसके लिए उपयुक्त माना जाता है, कपास के लिए। तो काली मृदा किसके लिए उपयुक्त माना जाता है। कुल मिला के आपको समझना है कि काली मृदा होता कहाँ कहाँ, याद हो गया, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, और कहाँ बच्चों, गुजरात में। ठीक है। काली मिट्टी काली क्यों होती है बच्चों, तो काली मिट्टी काली होने का मुख्य कारण क्या है, एल्युमिनियम और लौह पदार्थ होने के कारण। काली मिट्टी में कौन फसल लगाया जा सकता है, काली मिट्टी में कपास की खेती, इसके अलावा गेहूं लगा सकते हैं, प्याज भी लगा सकते हैं, ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का। बच्चों अपने पड़ोसी राज्य झारखंड की मिट्टी कैसी है बच्चों, लाल है। अब झारखंड में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती, झारखंड में गर्मी, रांची से में जाओगे तो रांची में बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है ना, रांची में बहुत गर्म होता है। मैं बताऊं, जब हम लोग चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ लाल मिट्टी मिलती है बच्चों, तो तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में मिलेगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में, मेघालय के पठारों में पाई जाती है। इस मृदा की सिंचाई की व्यवस्था में चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली की खेती हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा तंबाकू, हाँ, ज्वार मतलब जई, ठीक है ना, ज्वार का मतलब जई। बाजरे तो अलग होते हैं, बाजरा तो आदमी खाता है, ज्वार आदमी नहीं खाता है, ठीक है ना। जई जो होता है वो जानवर के लिए हम लोग उपजाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। मैं बताऊं कि यह मिट्टी लाल क्यों होता है, इसमें लौहांश की मात्रा, इसमें भी इसका मात्रा, लोहांश की मात्रा पाए जाने के कारण, लोहे की मात्रा पाए जाने के कारण क्या होता है, लाल हो जाता है। समझ गए। ये दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है, उसके अलावा उड़ीसा में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के में पाया जाता है। मैं बात करूं लेटेराइट मिट्टी की, तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में कहा गया है, ये एक ऐसी मिट्टी होती है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाया जाता है, और इसमें सबसे अधिक मात्रा में काजू की खेती कराई जाती है। किसकी पाई जाती है बच्चों, काजू की खेती। काजू जितना खाने में सुंदर लगता है, प्रकृति ने उसे बहुत ही बदसूरत बनाया है, और उसके निकालने की प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक है। I mean, अगर उस प्रक्रिया को अगर प्रोसेस किया जाए तो जो आदमी निकालता है उसका हालत खराब हो जाता है, ठीक है ना, यानी उसके हाथ पैर जो होते हैं वो पूरे के पूरे सड़ जाते हैं, समझ गए ना, तब जाके काजू तैयार होता है। समझ गए। काजू का दाम महंगा होने का मुख्य कारण है उसमें परिश्रम। काजू और मखाना दोनों ऐसे चीज हैं जिसमें परिश्रम का पैसा लिया जाता है, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको तैयार करने में शरीर से बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। रेयरली उसमें मशीन का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना, बिना शरीर से तैयार किए हुए, ठीक है ना, उसको कोई उपाय नहीं है। ध्यान से सुनो,
इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसमें क्या होता है, खेती की जाती है। लेटर राइट मिट्टी का उत्पत्ति जो है अंग्रेजी में लेटर वर्ड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बच्चों ईंट। लेटराइट मिट्टी जो होते हैं उसका अंग्रेजी में रूपांतरण है और वह एक लेटर वर्ड से बना है, LATER, और उसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यह मिट्टी क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा न के बराबर होती है, अर्थात यह कृषि करने योग्य भूमि नहीं होता है। समझ में आई। एल्युमिनियम और लौह के कारण इसका रंग लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। यह सिर्फ काजू खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। बात करते हैं हम लोग मरुस्थलीय की। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है बच्चों, मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में। सबको पता है कहाँ है, जहां बालू ही बालू हो, ठीक है ना, वहां पे सिर्फ कंटीली झाड़ियां उगते हैं। इसमें वनस्पति उर्वरक खनिज का अभाव होता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में यह विकसित पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, हल्का लाल या भूरा होता है। कैसा होता है बच्चों, हल्का लाल और भूरा। आखिरी मिट्टी के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा के बारे में जब आप लोग समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पर्वतीय मृदा की जो स्थिति है वह विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने जाती है, जहां पर पर्याप्त वर्षा और वन पाए जाते हैं। यह ऐसा जगह होता है बच्चों जहां पर पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है और वन पाए जाते हैं। पहाड़ों पर, ढलानों पर अधिक मात्रा में वर्षा होने से उनकी ऐसी स्थिति हो जाती। अब लोग भारत के मैप से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा चीज पाया जाता है। बिहार की मिट्टी के हालात ऐसे हैं बच्चों, यहाँ मिक्स रूप से मिट्टियां पाई जाती है। ऐसे तुम मान लो गंगा का दियारा क्षेत्र है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है, ठीक है ना। बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी का निराकरण ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग से गंगा होकर क्या होती है, गुजरती है। समझ में आई। ऐसे तुम समझो कि अब हम लोग जानेंगे, जब मिट्टी के प्रकार के बारे में जाने तो अब हम लोग को जानना है वन मृदा। वन मृदा कहने का मतलब क्या, ये आमतौर मृदाएं पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वन उपलब्ध होते हैं। इन मृदाओं के गहन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। ऐसा माना जाता है कि मृदा अपरदन में ऐसी मिट्टियां का बहुत राहत मिलता है, क्योंकि जब जंगलों के अप्रोच में अगर मिट्टियां रहती है तो मृदा अपरदन में सहायक मिलता है। बच्चों अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे जिसका नाम क्या है, मृदा अपरदन। अभी मृदा अपरदन क्या होता है उसको समझिए। देखो मृदा का मतलब होता है बच्चों मिट्टी। मृदा का अर्थ क्या होता है, अपरदन का मतलब होता है कटाव, उसकी नुकसान, उसकी बर्बादी। आमतौर पर आप लोग देखते हो नदियों किनारे पर जब नदियां बहती है तो अपने किनारों से क्या करती है, मिट्टियों को काट लेती है। अब उस मिट्टी को तैयार होने में तो लंबा समय लगता है, और 1-2 दिन, साल, 50 साल में तो तैयार होता नहीं है। हजारों लाखों वर्ष के बाद मिट्टी तैयार होता है। और जब नदियां अपने साथ मिट्टी को काट करके ले जाती है तो उस स्थलीय अवस्थाओं के चीज बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं। तो मिट्टी को बचाने के लिए, ठीक है ना, मिट्टी के कटाव को, मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का नदियों के द्वारा बहा करके ले जाना की अवस्था को क्या कहते हैं, मिट्टी का अपरदन कहते हैं। और इसका संरक्षण क्या होता है, तो मिट्टियों के कटाव को, मिट्टी के बहाव को रोकना ही क्या कहलाता है, मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदियों के द्वारा ही मिट्टी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, उसके अलावा भी मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे हम लोग रासायनिक खाद, रासायनिक केमिकल डाल करके मिट्टी में लगातार रासायनिक केमिकल डाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो अगर मिट्टी की उर्वरा क्षमता को अगर आप खत्म करते हैं, अर्थात आपने रासायनिक प्रयोग किया और मिट्टी का एक तरह से आपने क्या कर दिया है, अपरदन ही कर दिया है, नुकसान ही कर दिया है। अभी आप लोग देखोगे हम लोग जो फसल समय से जो खा रहे हैं, अभी गोभी का समय नहीं, गोभी खाते हैं, इसका मतलब
कि हमने भूमि में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खाद डाला है, और अधिक मात्रा में रासायनिक खाद डालने से ऐसा है कि भूमि की क्या है, धीरे धीरे वह क्षमता खत्म हो जाएगी। समझ में आई? मृदा अपरदन और संरक्षण सबको समझ में आया? चलिए, अब जैसे ही मृदा अपरदन समुच्चय समझ में आता है तो यहीं पे आपकी ये टॉपिक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मृदा अपरदन में पशुचारण का, वनोन्मूलन का बहुत ज्यादा अनुभव है। यहाँ पे एक टॉपिक और देख लेते हैं जिसका नाम है पशुचारण। दूसरा है वनोन्मूलन। पशुचारण क्या होता है? अभी हम लोग के यहाँ तो उतना पशुचारण नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे अधिक मात्रा में जानवरों का एक झुंड ले लेकर लोग गाय भैंसी चराने जाता है। नदियों किनारे जाने से बहुत सारे पौधों को, छोटी छोटी झाड़ियां को, दूभी वगैरह को, सबको क्या करता है, जानवर नोच नोच के खा जाता है, जिससे उन मिट्टी का जो पकड़ बना रहता है वो क्या होता है, समाप्त। तो मिट्टी की जब पकड़ जब समाप्त हो जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी कमजोर पड़ गया, और मिट्टी क्या होता है, बरसात में या विभिन्न कारणों से क्या होने लगता है, दहने लगता है। भैंस के आगे बीन बजाई, अब भैंस बैठ रहे पगुराई, औंघा रहा है। कहाँ था रात को? एक तो टेस्ट अपीयर नहीं हुआ था, ऊपर से अभी औंघा रहा है, नींद आ रहा है। मृदा अपरदन समाप्त हो गया, अब तुम्हारा अपरदन होगा। बेवकूफ, नालायक कहीं का। चिंदानंद स्वामी बनता है, चिंदानंद स्वामी। जो व्यक्ति अपने आप के कर्तव्य को नहीं समझता है, जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का कर्तव्य होना चाहिए। अब विद्यार्थी का कर्तव्य अगर नहीं समझिएगा तो फिर वही बात है, जहां है आप उसी स्थिति में चले जाइएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए, लेकिन आजकल विद्यार्थी है कहाँ? विद्यार्थी तो कोई है ही नहीं, ना बनना चाहता है। विद्यार्थी के तमाम सुख सुविधाएं विद्यार्थी को चाहिए, लेकिन आज के समय में कोई विद्यार्थी है ही नहीं। विद्यार्थी बनने की थोड़ी भी इच्छा नहीं है आप लोग। संस्कृत में कहा गया है, विद्यार्थी ब्रह्मचारी कथ्यते। विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा गया था पुराने जमाने में, शास्त्रार्थ में, लेकिन आज तो हमको नहीं लगता है कि ब्रह्मचारी है। संस्कृत में एक श्लोक है जो आप लोग बहुत ज्यादा परिचित हैं, उस श्लोक से। विद्यार्थी कितने लक्षण है? 5, और 5 लक्षण में से आपको कोई एक लक्षण दिखाई नहीं देता। विद्यार्थी के 5 लक्षण में संस्कृत में क्या कहता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात कौवे की तरह विद्यार्थी को सीखने की चेष्टा करनी चाहिए, बगुला की तरह ध्यान लगाना चाहिए। समझ रहे हैं? स्वान का अर्थ कुत्ता होता है, आपकी नींद कुत्ते की तरह होनी चाहिए। अल्पाहारी अर्थात भोजन को कम करना है, और गृह त्यागी मतलब संभव हो तो गृह का, संसार के मोह माया से त्याग करें। ऐसा नहीं कि आज मामा का शादी है, अब फूफा का, बगल पड़ोसी के दोस्त का शादी है तो टपक गए, अब पूरा हुड़ लिए गर्दन पड़ ले। खाना ही तो है, अब पूरा रात नचनिया के जोरे अपना टाइम बर्बाद कर दिए। एक भी लक्षण दिखाई देता है? कौवा की तरह चेष्टा करना है, यहाँ तो पता चलता है कि सबसे बड़ा कोढ़ी है, चेष्टा ही नहीं करता है। बगुला की तरह ध्यान लगा रहा है, औंघा रहा है क्लास में बैठकर। कुत्ते की तरह सोना है, पता चला हाथी भी ऐसे ना सोए। शाम को 6 बजे सोता है तो सुबह 6 बजे उठता है, और वो भी बोलता है अभी नींद नहीं पूरा हुआ। अल्पाहारी के बारे में तो बोलो ही मत, तुम लोग का उल्टा नियम चल रहा है, ठास भोजनम। और गृह त्यागी मतलब हम अभी बता रहे थे एग्जाम्पल, क्या घर में पता चल गया कि फलानवा लंग से कार्ड आया, भोज है, और दोस्त के यहाँ पहुंचाना है, रिलेशन जोड़ करके। गृह त्याग की तो आपके अंदर कोई इस तरह का अवस्था ही नहीं पता है, तो हमको किसी एंगल से आप विद्यार्थी लगते नहीं। विद्यार्थी का जो कर्म कांड है वो करिए, कर्म कांड नहीं कीजिएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है उसका कर्म। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म से क्रिया करता है ना, तो उस व्यक्ति की अपनी पहचान होती है।
इसलिए आदमी को अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए। समझ में आया? और धर्म भी आपको कर्म करना ही सिखाता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। बाकी आप लोग को 0 नंबर आया है वो आपको खुद को पता है। वाह, बड़ी सुंदर लग रही है तू लोग, एकदम रानी एलिजाबेथ लग रही तू लोग।